गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को वस्त्र विज्ञान एवं परिधान डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही थी। इसमें कुछ चैप्टर आपके फिनिश हो गए हैं। चलिए आप देख लेते हैं इंडेक्स कौन कौन से चैप्टर हमने फिनिश करवा दिए। तो आप देख सकते हैं वस्त्र विज्ञान, वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण, वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण, वस्त्रोपयोगी रेशों का परीक्षण, वनस्पति रेशे परीक्षण अभी नहीं करवाया, लिनन, जूट, जानतो रेशा, ऊन आज करवाऊंगी आपको क्या, रेशम। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर है 9 और चैप्टर का नाम क्या है तो आप बताएंगे मैम रेशम है इस चैप्टर का नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ऊंचा तो नहीं होगा, सॉरी, एक मिनट। एनिमल फाइबर, सिल्क्स। एनिमल फाइबर के अंदर कौन कौन से फाइबर आते हैं तो आप बताएंगे। एक ऊन आया था मैम, जो कि भेड़ों से सामान्यतः भेड़ों से वैसे कुछ विशिष्ट फाइबर होते हैं जो विशिष्ट जाति के जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और दूसरा नंबर आपने बताया था रेशम, जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता, सपलनेस, लोच, सुंदर ढंग से लटकनशीलता, अद्भुत सिकन प्रतिरोधकता एवं विलक्षण गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। किस किस गुण के कारण? अनोखी चमक, इसमें जो चमक होती है अच्छी होती है, चुभने वाली नहीं, अनोखी चमक होती है। ठीक है, और क्या होता है, ये अलौकिक है, सुंदर है, अद्वितीय है। और सिंपल सी बात है, बहुत लोगों के पास होंगी भी सिल्क की साड़ियाँ, तो वो सबसे अलग। आप कहीं पार्टी, किसी ओकेजन, किसी इवेंट पे जाएँ और पहन के जाएँ तो आप सबसे अलग दिखते हैं, सबसे सोवर, सबसे सुंदर। आप सिल्क उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, अगर वो प्लेन साड़ी भी है तो क्या होगा, आपको अलग दिखाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंतर्गत प्रकृति की तरफ से दी हुई बहुत सारी क्वालिटीज़ है। मतलब अलौकिक सुंदरता है, अद्वितीय आकर्षण है, कोमलता है, मजबूती है, दृढ़ता है जी। ठीक है, सपलनेस, लोच, सुंदर ढंग से लटकनशीलता, अद्भुत शिकन प्रतिरोधकता, मतलब क्या है, शिकन जल्दी नहीं पड़ता, विलक्षण गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम को सभी वस्त्र की रानी, क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स कहलाने का गौरव प्राप्त है। हम देखते हैं अक्सर क्वेश्चन होते रहते हैं ग्रुप पे, तो वो मतलब वस्त्रों की रानी को कपास, फिर कभी रेशम, इसमें कन्फ्यूजन है। तो देखिए साफ साफ देख लीजिए, लिखा है वस्त्रों की रानी क्या है, क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक क्या है तो रेशम है, इसको गौरव प्राप्त है रानी का। यह एक प्रोटीन रेशा है। रेशम के कीड़े सिल्क वार्म से प्राप्त किया था। ये रेशा कैसा है तो आप बताएंगे मैम ये प्रोटीन का रेशा है। और ये प्राप्त कहाँ से किया जाता है तो सिल्क वार्म जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े सहतूत की पत्तियों, मलबरी लीफ, किसको खाते हैं, सहतूत की पत्तियों, जिससे क्या कहते हैं, मलबरी लीफ कहते हैं, को खाकर वे रेशम का उत्पादन करते हैं। आता है रेशमी वस्त्र गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मर्यादा एवं वैभव का सूचक माना जाता है। प्राचीन समय में रेशमी वस्त्रों को राजसी वैभव की वस्तु माना जाता था। राजघरानों के सदस्यों, राजाओं, महारानियों, रानियों एवं सामंतों के लिए इससे उत्कृष्ट परिधान बनाए जाते थे, जिस पर सोने चांदी जड़े होते थे। धनाढ़ वर्ग, राजा, महाराजा एवं सामंत लोग इसे आपसी उपहार में प्रयोग किया करते थे। विवाह के समय सुहागिन इसे पहनकर सौभाग्यशाली गौरव का अनुभव करती थी। इस प्रकार रेशम को आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही राजसी वस्त्र होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, हॉलैंड एंड सैंडलर ने रेशम की चर्चा करते हुए अपनी पुस्तक टेक्सटाइल किसकी बुक है तो हॉलैंड एंड सैंडलर की बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सिल्क इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज लग्जरी फाइबर। मतलब पूरे विश्व में क्या है, इसको लोग क्या किए हैं, अपनाए हुए हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक। ठीक है, क्या है, लोग इसे अपनाते हैं और एक ऐसा ये लग्जरी फाइबर है। इट्स यूनिकनेस इज वेल एम्फेसाइज्ड इन द स्लोगन वनली सिल्क इज सिल्क। मतलब इसके लिए एक स्लोगन है, एक कहावत है कि सिर्फ सिल्क ही सिल्क। ठीक, वनली सिल्क मतलब सिर्फ सिल्क सिल्क है। ठीक है, कहने का मतलब ये यूनिक फाइबर है। ठीक है, और इसके लिए क्या है, कहावत है, सिल्क हैज़ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज नॉट प्रोसेस्ड बाय एन अदर फाइबर। मतलब इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है, जो क्वालिटीज़ है, वो किसी अन्य फाइबर के अंतर्गत नहीं है। सच ए नेचुरल लस्टर, मतलब इसके अंदर जो चमक है वो कैसी है, प्राकृतिक चमक है। ब्रिलियंस ऑफ डाइज, कलर करने में क्या है, ब्रिलियंस मतलब अच्छे कलर होते हैं। लाइवली सपलनेस एंड ड्रैपिंग क्वालिटी एंड गुड रिंकल रिकवरी पावर। मतलब इसमें सपलनेस, दृढ़ता अच्छी है, ड्रैपिंग मतलब लटकनशीलता अच्छी है, और क्या
सिकन प्रतिरोधकता का गुण इसके अंदर है, वो रिकवरी पावर इसके अंतर्गत है, वो इसलिए इसके लिए एक स्लोगन है कि ओनली सिल्क इज सिल्क। ठीक है, किसकी बुक में? हॉलैंड एंड सैंडलर की जो बुक है टेक्सटाइल्स में, उसने इन्होंने कहा है। आइरिस एवं फ्लोरेंस, आइरिस एंड फ्लोरेंस ने इसकी अपूर्व सुंदरता एवं अलौकिक ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक द ड्रेस किसकी पुस्तक है? तो आइरिन एवं फ्लोरेंस की पुस्तक है द ड्रेस में लिखा है कि सिल्क इज समटाइम्स कॉल्ड एरिस्टोक्रेट ऑफ टेक्सटाइल फाइबर बिकॉज ऑफ इज द हैंडसम लस्टर सीन, मतलब क्या है? पहन के हैंडसम लस्टर चमकशीलता दिखता है। ठीक है, तो ये फाइबर कैसा है? क्या है? समटाइम कॉल्ड एरिस्टोक्रेट फाइबर, इसको मतलब कहते हैं क्योंकि इसमें को पहन के, बिकॉज क्योंकि हैंडसम एंड लस्टर दिखता है। सभी प्राकृतिक रेशों में रेशम एक ऐसा रेशा है जो बहुमूल्य होने के साथ साथ अत्यधिक व्यावसायिक मूल्य, सिग्निफिकेंट कमर्शियल वैल्यू रखता है, मतलब ये महंगा होता है, इसकी लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इसका व्यवसायिक कह सकते हैं। व्यवसाय का मतलब क्या? इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी मांग ज़्यादा है, तो इसका व्यवसाय भी अच्छा खासा होता है, प्लस ये बहुमूल्य रेशा भी है। उद्गम एवं इतिहास, ओरिजिन एंड हिस्ट्री, चीन को रेशम का जन्मदाता कहा था। चीन को, जो चीन देश है, चाइना जिसे कहते हैं, रेशम का जन्मदाता देश कौन? जैसे कपास का भारत है ना, वैसे ही चीन का कौन है? और लिनन, मिस्र, लिनन कहते हैं ना, मिस्र की खेती वहाँ पे हुई, लिनन लैंड कहते हैं लिनन को। तो चाइना को क्या कहते हैं? तो रेशम का ओरिजिन ऑफ क्या कह सकते हैं? सिल्क कौन सा है? तो चीन है। ठीक है, ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व चीन में रेशम के धागे से वस्त्र निर्माण कार्य प्रारंभ होता था। रेशम के उद्गम एवं इतिहास से संबंधित कई किंवदंतियां एवं दंत कथाएं हैं। एक दंत कथा के अनुसार एक दिन चीन की महारानी सी लिंगचिंग अपने उद्यान में बैठी चाय पी रही थी, तभी उसने पेड़ पर लटके एक कोकून को देखा। ठीक, क्या देखा? कोकून, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो प्यूपा वाली कंडीशन में कोकून बनता है ना, शायद उसी प्रोसेस में बनता है, आगे देखते हैं। तो कोकून होता है, जब क्या करते हैं वो आर्ट के आकार में जो वो कीड़े होते हैं, सिल्क वार्म, वो क्या करते हैं? रेशे उनके मुख से स्पिनिरेट होते हैं छोटे छोटे, उससे जब निकलते हैं तो वो उसको आर्ट के आकार में क्या होता है? अपने में लपेटते जाते हैं, तो वही क्या होता है? कोकून होता है। उसे सक्रिय लार्वा, निष्क्रिय प्यूपा। उसने उस कोकून को पेड़ से तोड़कर बची हुई गर्म चाय के कप में डाल दी। कुछ समय पश्चात उसने देखा कि उस कोकून से चमकदार, खूबसूरत, आकर्षण अविरल रेशा, अविरल का मतलब जिसकी लंबाई अच्छी होती है, अविरल रेशा लिपट रहा है। उसने और कई कोकूनों को एकत्रित करके बुनकर वस्त्र रूप में तैयार किया और महाराजा को भेंट किया। तभी से चीन की वस्त्र निर्माण प्रक्रिया आरंभ हुई। कहने का मतलब है कि इसका उद्गम कहाँ है? चाइना से। और इसकी लिए कहानी है, लगभग कितने वर्ष? तो 2500 पूर्व से चीन में मतलब रेशम की क्या है? वस्त्र निर्माण किया जाता है। इसके लिए कहानी है, किंवदंती है, सही है झूठ नहीं पता, इसलिए किंवदंती लिखा है, दंत कथाएं लिखा है कि वहाँ की एक महारानी थी सीन लिंचिंग जिसे कहते थे, उन्होंने क्या चाय पी रही थी, तो क्या वो उसमें कोकून आके गिरा। जब वो उसमें गिरा, चाय गर्म थी, तो उसमें क्या लपेटना शुरू कर दिया कोकून, मतलब वो, और क्या हुआ? जब उसने देखा कि एक रेशे टाइप का निकल गया कुछ, तो उसको उन्होंने और भी कोकून को इकट्ठा किया, इस वॉर्म को इकट्ठा किया, और क्या किया? उससे रेशा बनाया, रेशे से वस्त्र बनाया, और जो महारानी थी, उनके जो महाराजा थे, उनको क्या किया? गिफ्ट किया। ठीक है, चीन से उस महारानी सी लिंचिंग को रेशम की देवी कहा जाता है। रेशम की देवी किसे कहता है? गॉडेस ऑफ सिल्क। चीन की महारानी जो सिंग लिंचिंग थी, उन्हें कहा जाता है। चीन में रेशम वस्त्र निर्माण उद्योग ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से फलने फूलने लगा। और यहाँ पे देखिए लिखा था कि 2.5 वर्ष पूर्व रेशम में क्या होता था? रेशम के धागे का वस्त्र निर्माण किया था। तो वही कहा है, मतलब 2000 हो चाहे 2500 हो, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से कोई एक हो, तो आप जो है कि 2000 लगाना, और वैसे 2500 अगर है तो 2500, क्योंकि 2000 2500 के बीच टाइम, अगर 2500 लगाएंगे तो 2000 छूट जाएगा, 2000 लगाएंगे तो उसमें 2500 आ जाएगा। ठीक है, परंतु चीनियों ने रेशम निर्माण कला के इस रहस्य को लगभग 2500 वर्षों तक सभी देशों में छुपाकर केवल अपने तक ही सीमित रहा। कहने का मतलब 2000 लगाना, अगर 2000 आता है तो। हालांकि चीन ऐसे 2000 और 2500 दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि विवादित क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए 2000 को ध्यान देना। हालांकि चीन के बने अद्वितीय सुंदर अलौकिक रेशमी वस्त्र विश्व भर में प्रसिद्ध थे। इनकी मांग विश्व के सभी देशों में जोर शोर से की। कुछ देशों में इसके निर्माण कला को जानने की जिज्ञासा काफ़ी बढ़ने लगी, और धीरे धीरे यह कला पर्सिया से होकर पश्चिम तक फैलने लगी। चीन से जापान तक रेशम के कीड़े एवं शहतूत के बीज को किस प्रकार लाया गया, इससे भी जुड़ी अलग कहानियां हैं।
चीन से जापान, पुष्प सज्जा भी आपने देखा था ना, स्टार्टिंग तो 6वीं शताब्दी में चीन हुई थी, लेकिन जापानियों ने क्या किया, उसका प्रचार प्रसार किया, और वहाँ से जो बौद्ध धर्म का वो हुआ तो प्रचार प्रसार किया, तो इसलिए क्या होता है, जापानियों को पुष्प सज्जा का वो मानते हैं ना, तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे भी है। चीन से जापान तक चीज़ें आती थी, ट्रांसफर हो जाता था इनकी शैलियाँ। चीन से जापान तक रेशम के कीड़े एवं शहतूत के बीज को किस प्रकार लाया गया, इससे भी जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार लगभग ईसा से 300 वर्ष पूर्व जापान में अपने यहाँ 2 पुजारियों को चीन भेजा। उन्होंने शहतूत के बीज व रेशम के कीड़ों को चुराकर जापान तक लाने में सफलता प्राप्त की। तब से वहाँ रेशम का उत्पादन होने लगा। एक और कहानी के अनुसार लगभग ईसा से 550 वर्ष पूर्व 2 नेस्तोरेनियन सेरिकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग से नेस्तोरेनियन भिक्षुकों ने अपने चीन प्रवास के समय रेशम के उत्पादन विधि एवं निर्माण प्रक्रिया सेरिकल्चर, रेशम के उत्पादन को कौन सी खेती के अंतर्गत रखते हैं, सेरिकल्चर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में तैयार करना, रेशा का उत्पादन करना से संबंधित ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा की। साथ ही वे रेशम के कीड़े एवं शहतूत के बीज को अपनी खोखली घड़ी वॉच में छुपाकर कुछ तुनतुनियां लाए व रेशम उत्पादन किया। कहाँ के लोग, जापानी लोग, ठीक है। और कौन, नेस्तोरेनियन। इस प्रकार यूरोपीय देशों में 1200 वर्षों तक इस उद्योग से रेशमी वस्त्र प्राप्त होने लगे। हजारों लोग इस जीविका से जुड़कर जीविकोपार्जन करने लगे। 12वीं से 13वीं शताब्दी तक इटली रेशम उत्पादन का केंद्र बन गया। कब, 12वीं से 13वीं शताब्दी, ठीक है, 12वीं से 13वीं शताब्दी तक इटली रेशम उत्पादन का केंद्र बन गया। 17वीं शताब्दी तक फ्रांस ने भी रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की। कब, 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी तक स्पेन ने भी यह कला फलने फूलने लगी। वर्तमान में जापान रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पहले स्थान पर है। वर्तमान में जापान रेशम उत्पादन के क्षेत्र पर पहले स्थान पर है। जैसे पुष्प सज्जा में जापान आगे हो गया, वैसे ही रेशम के उत्पादन में भी जापान आगे हो गया। जापान को ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से रेशम उत्पादन करने का गौरव प्राप्त है। जापान को ही वैज्ञानिक विधि से रेशम का उत्पादन किसने किया, मैन्युफैक्चर्ड किसके किया, खेती किसने की, तो जापान ने किया। इसीलिए इसको मतलब कह सकते हैं कि उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है। और क्या प्राप्त है, तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से रेशम उत्पादन करने का गौरव भी प्राप्त है। चीन, इटली, कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, टर्की, ग्रीस, सीरिया, बुल्गारिया, भारत आदि देशों में बड़े पैमाने पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। विश्व में भारत को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में चौथा स्थान प्राप्त है। भारत में रेशमी वस्त्रों का प्रयोग अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। इस बात का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों रामायण व महाभारत में मिलता है। रामायण में वाल्मीकि कहते हैं कि जब सीता राम के साथ वनवास गई थी तो उन्होंने सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। महाभारत में कृष्ण के पीताम्बर सुंदर रेशमी वस्त्र के बने थे, इसका उल्लेख मिलता है। भारत में चीन से रेशम के कीड़े किस प्रकार लाए गए, इससे भी संबंधित विभिन्न कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार जब चीन के राजकुमारी ने भारत के राजकुमार से प्रणय सूत्र में बंधी, तभी से भारत में रेशम उत्पादन होने लगा। रेशम के प्राचीन नाम केटजा, पट्ट, पीताम्बर, तसर कहते चिन्नपट, ये इनके प्राचीन नाम है। केटजा, पट्ट, पीताम्बर, टसर, चिन्नपट, पटवस्त्र आदि। ये रेशमी वस्त्र विशेष अवसरों ये रेशमी वस्त्र विशेष अवसरों, तीज त्योहारों व धार्मिक उत्सवों पर पहने जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी धुलाई भी क्या है, महंगी है, इसको केयर करना भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये केयरिंग है। अगर इसको आप ऐसे यूज़ किए, इसी तरह किसी पानी में सर्फ का यूज़ किए तो ख़राब हो जाता है। अगर आप 2-4 पहनने के बाद इससे क्या होता है, ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है, ड्राई वॉश करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, तीज त्योहारों पर लोग ऐसे इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि क्या होता है, इसका धुलवाना, इसको रख रखाव इसका क्या है, महंगा है और केयरिंग है। भारत में जम्मू कश्मीर, मैसूर व कर्नाटक रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। कहाँ में, भारत में जम्मू कश्मीर, मैसूर व कर्नाटक रेशम उत्पादन के लिए मशहूर है। तसर लिखा है, तसर रेशम का उत्पादन बंगाल एवं बिहार में होता है। टसर का उत्पादन कहाँ होता है, तो बंगाल एवं बिहार में होता है, ठीक है। आसाम का मूंगा रेशम अपनी उत्कृष्टता एवं सुनहरे पीले रंग के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो आसाम का मूंगा रेशम होता है उसका रंग कैसा होता है, सुनहरा पीला होता है। इसे कढ़ाई के लिए उपयुक्त किया जाता है, क्योंकि जैसे वो होता है ना, ब्रोकेट के जब वस्त्र बने सोने चांदी के तारों का उपयोग किया जाता था, तो अब तो वो मुश्किल हो गए हैं। तो एक तो आर्टिफिशियल तरीके से वैसे रेसे बनाए जाते हैं, और
और अगर मतलब सुनहरा रेशमी मतलब एम्ब्रॉयडरी करना है तो जो मूंगा रेशम होता है वो सुनहरे पीले रंग का होता है, गोल्डन येलो होता है, तो उसको क्या किया जाता है कढ़ाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसे कढ़ाई के लिए उपयुक्त माना जाता है। एरी रेशम का उत्पादन भी आसाम में ही होता है। एरी का और मूंगा का उत्पादन कहाँ होता है? आसाम में होता है। और टसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो बंगाल और बिहार में होता है। बनारस, कर्नाटक, हैदराबाद, उड़ीसा आदि रेशम के उत्पादन में कार्य कर रहे हैं। भारतीय इतिहास में रेशम उत्पादन सेरीकल्चर में अनेकों उतार चढ़ाव आए। सन 606 से लेकर 648 ईस्वी में राजा हर्ष के समय इसका निर्माण कर कार्य अपने चरम सीमा पर था। इस समय गुजरात के बने पटोला की प्रसिद्धि दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। गुजरात का पटोला आपको पता है ना। यह अत्यंत सुंदर चटक रंगों व आकर्षक डिजाइनों से निर्मित रेशमी साड़ियाँ थी जो दोनों ओर से समान दिखाई दे। पटोला की क्या खास बात है? ये दोनों उल्टा और सीधा दोनों तरफ क्या होती है? समान दिखाई पड़ती है। इसको दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ठीक है, इसमें चटक रंगों का प्रयोग होता है, सुंदर होती है। इसे प्रत्येक नवविवाहिता कहाँ पे? गुजरात में। वहाँ इसे प्रत्येक नवविवाहिता अपने पास रखती है। जैसे हमारे साइड बनारसी साड़ियों का क्रेज है ना, हर विवाहिता के पास बनारसी साड़ियाँ होती हैं। वैसे ही है कि हाँ, नवविवाहिता के पास कहाँ? गुजरात में रखी जाती है। जैसे पंजाब में फुलकारी होना चाहिए, नवविवाहितों के पास चोभर, सूभर, बहुत सारे नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, फुलकारी कोई नानी देती है, कोई माँ देती है, ऐसे ऐसे करके ससुराल से आता, अलग अलग है। जब मैं पढ़ाऊंगी वो चैप्टर पारंपरिक वस्त्र तो उसमें आपको मिलेगा। तो इसी तरह क्या है, पटोला क्या है? गुजरात की लेडीज़ अपने पास जो न्यूली जो वो ब्राइड होते हैं उसमें जो दुल्हन होती है उसके पास ये होना चाहिए। ये क्या होता है? इसकी तारीफ होती है कि आप उल्टा और सीधा ये दोनों तरफ से आपको पहन सकते हैं। इसमें अलग होने का आभास नहीं होता। प्लस इसमें चटक रंगों का प्रयोग करके बनाया जाता है। और कैसा होता है? रेशमी। यह सौभाग्य सूचक माना जाता है। जिसे नहीं कहते सौभाग्यवती रहो, मतलब ये क्या होता है? सौभाग्य का सूचक माना जाता है कि आपका भाग्य अच्छा रखेगा। सन 1325 से 1350 ईस्वी में, कब? सन 1325 से 1350 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने रेशम उद्योग को बढ़ाने में भरपूर सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजी राज्य में अवश्य इस उद्योग को थोड़ी क्षति पहुंची, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुनः इस उद्योग को बढ़ाने में भारत सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है। मतलब कहने का मतलब मुगल जो थे इसको बढ़ावा दिए, मतलब जो इसका उद्योग था, जैसे उन्होंने उलेन ऊन को भी बढ़ावा दिया ना, वैसे पश्मीना शाल वगैरह को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, वैसे ही ये रेशम को भी बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन जो अंग्रेज आए ना वो इन उद्योगों की क्षति किए, इनको क्या हार्म पहुंचाए, इनको खराब किए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट इनको लेके क्या है, मतलब सीरियस है और इसका प्रचलन और इसको आगे बढ़ाने में प्रयत्नशील है। रेशम का उत्पादन, मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सिल्क, रेशम के कीड़े, सिल्क वॉर्म। ठीक है, कौन सी पत्ती? मलबरी के प्लांट्स जो होते हैं उस पे क्या करते हैं, किस खेती के द्वारा? सेरीकल्चर खेती के द्वारा तैयार किया जाता है सामान्यतः। वैसे तो अलग अलग टसर बंगाल, बिहार, मूंगा आसाम, एरी आसाम, वो तो अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सामान्यतः जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है, सामान्यतः ही वैसे सिल्क वार्म जो सेरीकल्चर के माध्यम से हैं उनसे क्या प्राप्त किया जाता है? रेशम प्राप्त किया जाता है। तो लिखा है कि रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकला लार है। ये लार होता है जब ये क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो ये क्या हो जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है और रेशा का रूप ले लेता है। वैसे ये है क्या? तो सलाइवा है। किसका? सिल्क वार्म जो कीड़ा है उसका ये बस सलाइवा है, लार है। ठीक है, लेकिन जब ये वायुमंडल में वायु के संपर्क में आता है तो ये रेशे का रूप ले लेता है। तो लिखा है कि रेशम रेशे के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकला लार है जो वातावरणीय हवा में सूखकर रेशा बन जाता है। देखिए आगे वही चीज लिखा है। अतः रेशम के कीड़ों को पालना, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं, कि रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया होती है। मतलब रेशम को पालने में जो उसकी पहली प्रक्रिया, जैसे आपने भेड़ का देखा था ना, शेयरिंग क्या रहता है, मतलब भेड़ों के शरीर से बाल उठाना, ब्रशिंग, फिर क्या था ग्रेडिंग, फिर उसकी सफाई, फिर अपने ग्रेडिंग कर रहे थे, फिर क्या करते उसकी सफाई कर रहे थे, लास्ट सफाई कार्बोनाइजिंग कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या छोटा ऊन बाड़ा तो आप उसमें क्या कर रहे थे, फिर आप उस पर सारी प्रोसेस कर रहे थे, कार्डिंग, कॉम्बिंग ये कर रहे थे ना। वो कौन से वस्ट्रेड के लिए कर रहे थे, लेकिन जो मध्यम श्रेणी के ऊन से जो वस्त्र बनते हैं उसके लिए क्या कर रहे थे, तो कॉम्बिंग वगैरह की प्रोसेस नहीं हो रही थी। कार्डिंग धुनाई के बाद डायरेक्ट क्या हो रहा था, तो स्पिनिंग की प्रोसेस हो रही थी। लेकिन जो वस्ट्रेड बनाए जाते उससे क्या हो रहा था, कार्डिंग, कॉम्बिंग हो रही थी, फिर ड्राइंग आउट हो रहा था, फिर रोइंग हो रहा था, और फिर क्या हो रहा था, उसके बाद स्पिनिंग के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन मध्यम वस्त्र के वस्त्र में ये चीज़ नहीं थी, मैंने आपको अंतर बताया।
बताया था। तो आपने उस पर सबसे पहले क्या किया, शेयरिंग एंड ब्रशिंग। इस पर आप क्या करेंगे, लिनन में आपने क्या किया था, लिनन में आपने सबसे पहले क्या किया था, उसकी मतलब खेती की थी, ठीक है, कि मतलब उसकी सबसे पहले खेती की गई थी। उसके बाद क्या किया गया था, उसको फिर काट करके कल्टीवेटर किया गया था ना, उसको अलग किया गया था, जिसे हार्वेस्टिंग कह रहे थे, ठीक है। ऐसे ही आपने कपास की भी क्या की थी, पहले उसकी उगाई की थी, पहले उसका प्लांट तैयार किया था, उसकी भी खेती की थी। लेकिन इसमें क्या किया था, तो सबसे पहले आप जब इसको मतलब प्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो सेरीकल्चर द्वारा क्या करते हैं, कीड़ों को पालते हैं, ठीक है। सबका अंतर समझ आ गया होगा। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, वह इसकी पत्तियों को खाकर जीते हैं, मलबरी प्लांट से, ठीक है। फिर रेशम का उत्पादन करते हैं। इस कीड़े को क्या कहते हैं, जैसे आप कह रहे थे सिल्क वार्म, लेकिन उसे क्या कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी। जो सिल्क वार्म होता है, वैसे तो आपने कह दिया सिल्क का कीड़ा सिल्क वार्म, लेकिन उसका नेम क्या है, उसका जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं क्या है, तो क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो बॉम्बेक्स मोरी है। क्या है, बॉम्बेक्स मोरी। अतः रेशम उत्पादन हेतु शहतूत की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छी प्रकार से पेड़ों की देखभाल की जाती है। रेशम के कीड़ों को पालना, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। एक शब्द में क्या कहेंगे, क्या है टर्मिनोलॉजी, तो सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन की यह पहली प्रक्रिया है जिसमें रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, मतलब सेरीकल्चर किया जाता है। रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल मात्र कितना होता है, तो 2 मंथ होता है। कितना होता है, 2 माह का होता है। इसकी अल्पावधि में यह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, किससे, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ठीक है। रेशम उत्पादन की इन्हीं चारों अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। रेशम प्राप्ति के लिए कोकून देखिए आपने देखा था कोकून, जो महारानी देखी थी, तो रेशम प्राप्ति के लिए कोकून को प्यूपा अवस्था में जो कोकून बन रहा है, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, तो जो प्यूपा वाली कंडीशन में जब कोकून आता है, प्यूपा कंडीशन में कोकून बनता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कोकून को प्यूपा अवस्था में ही मार दिया जाता है। कुछ बढ़िया किस्म के कोकून को कीड़े बनने तक छोड़ाता है, क्योंकि जैसे आप गेहूं तैयार कर लिए, तो गेहूं के बीज के लिए उसको रखने, आपने जब वो परिरक्षण पढ़ा तो देखा ना, बीजों को रखने के लिए नेक्स्ट ईयर उगाने के लिए, तो वैसे इसको भी क्या कहते हैं, इसके कीड़ों को कुछ तो रेशे प्राप्त करने के लिए मार दिया जाता है, और कुछ को क्या कहता है, छोड़ दिया जाता है नेक्स्ट सेरीकल्चर प्रोसेस के लिए। कीड़े कोकून को फाड़कर बाहर निकलते हैं, आगामी फसल के लिए अंडे देने हेतु तैयार होते हैं। इस प्रकार रेशम के कीड़े सिल्कवर्म का उत्पादन 2 मुख्य कार्यों हेतु होता है। पहला आगामी फसल प्राप्त करने हेतु, और कीड़े तैयार करना दूसरे रेशम की प्राप्ति के लिए, ठीक है। रेशम के कीड़े एवं अंडे देख लीजिए कैसे तैयार हो रहा है। देखिए पहले देख रहे हैं अंडा, फिर देखिए लार्वा, फिर प्यूपा बना, फिर पूरा क्या हुआ, कीड़ा बन गया। देखिए इस पे ही बस पहले यही रहता है, ठीक है। वो ऐसा 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 लपेटते आते हैं, बाद में क्या देखिए पूरा कीड़ा का रूप लिया, उसका कीड़ा ऐसा दिखता है। जिसके उत्पादन को एक दृष्टि में देख लीजिए। पहले शहतूत की खेती करेंगे, जिसे क्या कहेंगे, शहतूत की खेती करने की बात कह रहे हैं। उसके बाद कीड़ों को पालना। शहतूत जैसे कहने का मतलब, इन दोनों को इसलिए ध्यान रखिएगा, शहतूत पे ही कहते हैं पहले अंडा आया कि मुर्गी, तो वही बात है कि शहतूत की पहले खेती करेंगे, तभी तो उस पर कीड़े आएंगे, तभी तो उस पर कीड़े उसको खाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे है कीड़ों को पालना तो आप इसको सही करेंगे, लेकिन अगर शहतूत की खेती लिखा है तो पहले आप शहतूत की खेती से इसका जैसे कह सकते हैं कि सीरियल में लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जब शहतूत का प्लांट होगा तभी उस पर कीड़ा उगेगा, और क्या करेगा, उनको खा के फिर वो थोड़ा मेच्योर होगा, मेच्योर होकर फिर क्या करेगा, वो लार्वा निकालेगा, जो क्या बाद में प्यूपा बनते चला जाएगा, ठीक है, कुकून। तो वही है कि शहतूत की खेती करेंगे, फिर कीड़ों को पालेंगे। कीड़ों को पाल दिए, जैसे आपने उसमें ग्रेड में बांटा था ऊन को, उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, कोकून की छटाई करेंगे। कोकून की गोंद को ढीला करना, मतलब इसमें उसमें कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होती है, डीगमिंग की प्रक्रिया होती है। रेशे से गोंद को अलग करना, गोंद को ढीला करना, फिर गोंद जब उसमें से ढीला हो जाएगा तो रेशा अलग, गोंद अलग हो जाएगा, ठीक है। तो धागे का निर्माण होता है, और क्या, फाइब्रिन नामक रेशा आपको प्राप्त होता है, ठीक है। धागों में ऐठन होता है, ठीक है, धागों में ऐठन देना, कहने का मतलब पहले शहतूत की खेती किए, फिर कीड़ा पाले, कीड़ा पाल दिए, फिर क्या हुआ, उस पर रेशा बनना तैयार हो गया, फिर उनको ग्रेडिंग किए, उनकी छटाई किए, फिर उसके बाद प्रोसेस में भेजे, तो मतलब डीगमिंग किए, गोंद को ढीला किए, फिर धागा गोंद से निकाल के, गोंद अलग धागा अलग, और धागों पे फिर ऐठन करना स्टार्ट कर दी। इसके लिए कताई वगैरह की प्रोसेस शायद नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ये अविरल लंबाई का रेशा होता है। रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। जैसा कि पूर्व में 2 माह आपने देखा था, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि रेशम के कीड़े की जीवन अवधि मात्र 2 माह की होती है।
इस संक्षिप्त अवधि में ही इसे अपने, और आपने कपास का और लिनन का कितना पढ़ा था, वो 1 वर्षीय होते हैं, ठीक है। और आपने देखा था क्या बोलते हैं ऊन का, तो वो क्या था, भेड़ों के ऊपर डिपेंड था। उसमें क्या टाइप ऐसे बटा था कि 6 से 8 माह के जो बाल काटते हैं वो मेमने का ऊन होता है। लैम वूल जिसे कहते हैं वो क्या होता है, कमज़ोर होता है, बच्चा मतलब बच्चे का काटते हैं। फिर होगेट ऊन हो जाता है, जो क्या होता है पहली बार काट 14 माह पे जो 12 से 14 माह के बीच में जो काटा तो वो होगेट होता है। 14 माह पे जब दूसरी बार काटा था तो वो वेदर होता है। फिर उसके बाद ऊन, मृत ऊन, कोटी ऊन, टेगलाक ऊन, ये निम्न श्रेणी के ऊन होते हैं, आपने देखा था ना। और होगेट और मेमन में क्या अंतर था, तो ये अंतर था कि उनकी सेम क्वालिटी होती है, उसमें भी पॉइंटेड होता है, इसमें भी होता है, इसमें सल्कों की संख्या 3000 से 4000 होती है, इसमें भी होती है। इन दोनों में अंतर ये कि जो होगेट था उसमें क्या होता है, वो मजबूत होता है और उसको ताना के लिए प्रयोग किया था। और ये जो होता है मेमन होता है, लैम वूल जो होता है वो क्या होता है, वो कमजोर होता है, क्योंकि वो जो मतलब कह सकते हैं आपकी उनके बच्चों से प्राप्त किया जाता था। तो इन्फेंट कह सकते हैं, शायद उनके मतलब बच्चों से प्राप्त किया ऊन था, तो वो इसलिए कमजोर होता है, ठीक है। जैसे बच्चों के सर के बाल कितने सॉफ्ट होते हैं, तो वही चीज़ है। तो वो क्या था, उनको मतलब कहने का मतलब उसमें ये नहीं, फिर भी 1 वर्ष में शायद 2 बार या 3 बार कटिंग की जाती है, ठीक है। वो उसकी क्वालिटी भेड़ के ऊपर डिपेंड है, और जहाँ पे इसकी खेती होती है उन लोगों की क्रियाशीलता के आधार पे। लेकिन इसमें देखिए 2 माह की खेती होती है, इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 2 मंथ की होती है। इस संक्षिप्त अवधि में ही इसे अपने जीवन चक्र की 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। वो 4 अवस्था कौन सी है, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, ठीक है। अंडा जिसे एग कहते हैं, नंबर 1 अवस्था है, पहली स्टेज है। पूर्ण आयु प्राप्त मादा कीड़े फीमेल मोथ 3 दिन में ही अंडे देते हैं। अंडों को विशेष वस्त्र या कागज पर दिलाए जाते हैं। जो अंडे होते हैं उनको विशेष प्रकार के वस्त्रों पे या कागजों पे दिलाते हैं। कब, जब इनकी रेशम के उत्पादन के कह सकते हैं कि टारगेट या लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। अगर वैसे मलबरी जो प्लांट पे जो ये बॉम्बेक्स मोरी या सिल्क वॉर्म तैयार होते हैं तो उनके लिए इतनी केयरिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या उत्पादन के लिए मतलब खेती करी जा रही है, सेरिकल्चर किया जाता है, करा जा रहा है, तो इसलिए मतलब किसी वस्त्र पे या कागज पे उनके अंडों को दिलवाते हैं। इन अंडों को हवादार नमी युक्त प्रकाश, देखो नमी युक्त प्रकाश में एवं ठंडे स्थानों पे, हवादार हो, नमी हो जहाँ, और क्या हो, लाइट अच्छी आती हो, सनरेज अच्छी आती हो, और क्या हो, ठंडा स्थान हो में 12 से 15 दिनों तक रखा जाता है, ठीक है। किनको, तो इन अंडों को। पहले तो इनको प्लांट तैयार किए, मतलब आपने पहले शहतूत की खेती की, फिर उसके बाद क्या किया, फिर सेरीकल्चर का जब नंबर आया तो ये क्या किया, आपने इनको पालना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, जैसे आपने जिन कीड़ों को रोका था, मतलब सिल्क तैयार करने के उद्देश्य से मारा नहीं था, तो वो फिर दोबारा भी तो अंडे देंगे। तो जब वो दोबारा अंडे देंगे तो जो जैसे कुछ तो मर गए, मतलब जो जो अंडे दे दिए मतलब मेच्योर हो गए, क्योंकि 2 महीने की लाइफ साइकिल होती है। जो उसमें से मेच्योर हुए, जो उनको आपने क्या किया, मतलब एक विशेष स्थान पे रखा और आपने उनके अंडे मतलब उन अंडों को क्या किया, शेप किया। उससे आपने क्या किया, रेशे के लिए प्रोसेस लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो अभी प्री मेच्योर नहीं हुए, अभी बच्चे हैं, वो भी उनकी भी तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी, तो आपने वैसों को क्या किया, अलग रख दिया। क्यों, नेक्स्ट अंडे के लिए, नेक्स्ट खेती के लिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। 2 माह का इनका लाइफ साइकिल होता है, उसमें भी क्या होता है, अभी अंडा वाला जो स्टेज होता है, इसमें क्या होता है, इन अंडों को हवादार नमी वाले स्थान पे, प्रकाश में और ठंडे स्थानों पर 12 से 15 दिनों तक रखा जाता है। कितने दिनों तक, 12 से 15 दिनों तक रखा जाता है। 15 दिन के पश्चात अंडे लार्वा में बदल जाते हैं, क्योंकि वो एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे मेच्योरिटी बढ़ेगी वैसे स्टेप भी इनका बढ़ेगा। तो वही है कि अंडे को 12 दिन से जब 15 दिन तक रखते हैं, तो उस 15 दिन के अंदर क्या होता है, अपने नेक्स्ट स्टेज को प्राप्त कर देता है और लार्वा में बदल जाता है। अब दूसरा नंबर देखिए, लार्वा अवस्था में इनकी देखभाल काफ़ी सावधानी पूर्वक की जाती है। प्रत्येक अंडे से 3 mm लंबा लार्वा निकलता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि लार्वा अवस्था में इनकी देखभाल काफ़ी सावधानी पूर्वक की जाती है। लार्वा का जो इनका स्टेज होता है, इसमें इनकी केयरिंग ज़्यादा की जाती है। और प्रत्येक अंडे से, जो ये अंडा है, जो इसका एग है कह सकते हैं सिल्क वार्म का, वो कितना होता है, हर अंडे से 3 mm लंबा लार्वा निकलता है, जिन्हें बांस की बनी गोल या चटाई रूपी ट्रे में रखा जाता है। इन्हें शहतूत की पत्तियां, मलबरी लीफ खाने को दिया जाता है। लार्वा बड़ी तेजी से पत्तियों को खाते हैं। पत्तियों को कौन बहुत तेजी से खाता है, तो लार्वा, ठीक है। इसी अवस्था में ये तंत्र क्रियाशील रहते हैं। लार्वा अवस्था में सिल्कवॉर्म सबसे ज्यादा क्रियाशील रहते हैं। औसतन एक लार्वा अपने वजन से 38,000 गुना पत्ते खाता है।
अब इसकी लंबाई 10 mm हो जाती है। 3 दिन के पश्चात लार्वा पत्तियां खाना बंद कर देते हैं। इस बीच लार्वा 3 से 4 बार क्रमिक अवस्थाओं में से होकर गुजरता है और प्रत्येक रंग स्लेटी में बदल गुलाबी हो जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के 8 अक्षर जैसा होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के 8 अक्षर जैसा। यह लगातार अपने सिर को झकझोरता है, इस बात का धोता है कि अब वह कोकून बनाने के लिए तैयार है। इस स्थिति में क्या रहता है? बहुत क्रियाशील रहता है। देखिए दिया हुआ है, ठीक है। टसर सिल्क का लार्वा, ये देखिए लार्वा है। टसर कोकून, ये देखिए कोकून है। रेशम का एक कोकून देख लीजिए, पत्तियों को खा रहा है। ये रेशम का कीड़ा, ये शहतूत की पत्तियां, ये इनको खा रहा है। फिर इस पे क्या हो रहा है? देखिए ये लार्वा इन पे निकल रहे, बन रहे। प्रत्येक लार्वा 3 mm का होता है प्रत्येक अंडे से। जब ये पत्तियां खा लेता है तो 10 mm का ही हो जाता है। 38,000 पत्तियां कम से कम 3 दिन में खा लेता है और 3 दिन बाद खाना बंद कर देता है। फिर देखिए नेक्स्ट है प्यूपा। इस अवस्था में कीड़े लगातार सलाइवा स्रावित करते हैं, मतलब लार। इस अवस्था में क्या होता है? लार स्रावित करना स्टार्ट कर देते हैं प्यूपा। उनके मुख के पास 2 ग्रंथियां होती हैं, जैसे स्पिनिरेट के छिद्र होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर रेयॉन तैयार करने के लिए स्पिनिरेट बनाया गया। तो वही दिया है कि मुख के पास 2 ग्रंथियां होती हैं जिनके छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लार निकलते हैं। इनमें से एक फाइब्रिन, दूसरा सेरिसिन नामक गोद होता है। आपको मैं आगे बताई थी ना, फाइब्रिन नामक रेशा इनका होता है। तो जब आपने देखा था कि जब इनकी प्रोसेस हो रही थी तो सबसे पहले क्या हुआ? शहतूत की खेती हुई, फिर कीड़ों को पाला गया, फिर उनकी छटाई की गई, फिर क्या किया? गोंद अलग किया गया, मतलब डीगमिंग किया गया, फिर रेसे अलग निकाले गए। उसके बाद क्या किया? रेसों में ऐंठन दी गई। तो जो डीगमिंग की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद ही फाइब्रिन और सेरेसिन क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। फाइब्रिन नामक रेशा होता है और सेरेसिन नामक गोंद होता है, ठीक है। सूखने के पश्चात ये आपस में सट जाते हैं, जिन्हें प्यूपा क्या लिखा? सूखने के पश्चात ये आपस में सट जाते हैं, जिन्हें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर में लपेटते रहता है। सूखने के पश्चात क्या? ये जो रेशे हैं ये आपस में सट जाते हैं, जिन्हें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर पे लपेटता रहता है, 8 के अक्षर के समान। 24 घंटे में ही कीड़े इतने अधिक लार स्रावित करते हैं कि वे अपने स्वयं इसी में छिपकर ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। देखो लपेटा है पूरा, ये लपेट लेता है। क्या होता है? उसी में छिपकर, अब मैं इसका एक अलग से वीडियो डालूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कैसे रेशम से, अरे सेरीकल्चर के माध्यम से कैसे रेशम तैयार किया जाता है। उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट या वीडियो डालूंगी, आप उसे देख लेना, ठीक है। सूखने के पश्चात आपस में सट जाते हैं, जिन्हें प्यूपा शीघ्रता से अपने शरीर में लपेटते जाता है। 24 घंटे में ही कीड़े इतने अधिक लार स्रावित करते हैं कि वे स्वयं उसी में छिपकर अपने ऊपर सेरिसिन का सफ़ेद कोट बना लेते हैं। सेरिसिन क्या? गोंद। 3-4 दिन में पूरा कोकून तैयार हो जाता है। कोकून बनने के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं, ठीक है। कितने दिन तक? 10 दिन तक क्या होते हैं? वो निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं। रेशम की प्राप्ति होती है, इसी अवस्था में कोकून को एकत्रित किया जाता है। कोकून किस अवस्था में एकत्र किया जाता है? तो आप बताएंगे प्यूपा अवस्था में, ठीक है। रेशम की प्राप्ति होती इसी अवस्था में कोकून को एकत्रित कर लिया जाता है। इन्हें गर्म पानी अथवा भाप में डालकर इनके अंदर छिपे कीड़ों को मार दिया जाता है। गर्म पानी से गोद ढीले हो जाते हैं और रेशम का रेशा लपेट लिया जाता है। अब नंबर आता है चौथा, जिसे कीड़ा या मोथ कहते हैं। अब तक आपने क्या देखा? आपने अंडा देखा, लार्वा देखा और प्यूपा देख लिया। अब आप नंबर आता है कीड़े का, जिसे मोथ कहते हैं। जिन कोकूनों से अंडे प्राप्त करने होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। पूर्ण, जो मैं पहले बताई थी ना, कुछ को छोड़ दिया, जो अभी मेच्योर नहीं होंगे उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वो नेक्स्ट जब तक मेच्योर होंगे तब तक फिर नया तैयार हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ये प्रोसेस लगाए थे, साइकिल होती, वरना क्या हुआ? खत्म हो जाएंगे, फिर कहीं से कीड़े मंगवाना पड़ेगा, इसलिए छोड़ दिया जाता है। पूर्व आयु प्राप्त करने पर ये कोकून को फाड़कर बाहर निकल जाते हैं। परिपक्व कीड़े 3 दिन के भीतर अंडे देने के लिए तैयार रहते हैं। परिपक्व कीड़े क्या होते हैं? 3 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर अंडे देने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार कीड़े का जीवन चक्र चलता रहता है। किस रूप में? अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़े के रूप में। अब नंबर आता सॉर्टिंग ऑफ कोकून। जैसे आप शेयरिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? तो शॉर्टिंग, ग्रेडिंग करते हैं, कह सकते हैं उनमें, वैसे ही आप भी इसमें भी क्या करेंगे? श्रेणीकरण करेंगे कोकून की।
कोकूनों को प्राप्त करने के पश्चात रंग, आकृति, रचना एवं आकार के अनुसार इनकी छटाई की जाती है। किसके किसके आधार पर? रंग के आधार पर, आकृति के आधार पर और इनके रचना एवं आकार के आधार पर इनकी क्या की जाती है? तो इनकी छटाई की जाती है। अंडाकार व गोल कोकून को रेशा तैयार करने के लिए छाटा जाता है। अंडाकार व जो अंडाकार मतलब ओवल शेप के या राउंड शेप के जो कोकून मिल जाते हैं हमको, उन्हीं को क्या किया जाता है? रेशा तैयार करने के लिए छाटा जाता है। रेशा छाटने का ये एक शर्त है कि जो अंडाकार व गोल होते हैं उन्हीं से क्या हुआ होता है? रेशा प्राप्त किया जाता है। कई बार लिंग के आधार पर भी कोकून की छटाई की जाती है। इसके लिए स्वचालित बेल्ट कन्वेयर बेल्ट पर कोकूनों को रखा जाता है। नर जाति के कोकून भारी होने से नीचे गिरते चले आते हैं तथा मादा कोकून हल्के होने के कारण अलग एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इनको बांटने के लिए मतलब जब इनकी ग्रेडिंग की जाती है तो उसमें किस यंत्र का उपयोग किया था? तो आप बोलेंगे कन्वेयर बेल्ट का। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर नर और मादा को रखते हैं। इनकी जब इनकी श्रेणी सॉर्टिंग की जाती है, छटाई की जाती है, तो जब उसके ऊपर रखते हैं तो जो जैसे आदमी औरतों से भारी होते हैं ना, वही चीज़ इनमें भी होती है कि नर क्या होते हैं? मादा से भारी होते हैं तो उस बेल्ट से नीचे गिरते जाते हैं, और मादा क्या होती है? हल्की हैं तो वो एकत्रित होते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर आता है गोंद को ढीला करना, सॉफ्टनिंग एंड सेरिसिन। कोकून की छटाई के पश्चात इन्हें गर्म पानी या गर्म भाप में डालते हैं, इससे इसके अंदर छिपे कीड़े मर जाते हैं। साथ ही गोंद ढीले होकर मुलायम हो जाते हैं। अब इन्हें ठंडे पानी से धोकर इनके ऊपर हल्का ब्रश फेरकर इनका छोर प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब जो उसका पॉइंट है रेशा, जैसे आप रील वाला धागा लाते हैं तो उसमें छोर निकालते हैं ना, फिर रील को खोलते जाते हैं। अगर कहीं बीच से खोलेंगे तो वो उलझ जाएगा ना, इसीलिए छोर प्राप्त किया जाता है। नंबर चौथा आता है धागे को लपेटना, रीलिंग आउट फिलामेंट। ये कैसा रेशा है? नॉट स्टेपल, ओनली फिलामेंट। ठीक है, उसमें भी क्या होता है? स्टेपल भी हो जाता है जब इसको टूटे वगैरह रेशे का उपयोग किया था, उसे कता हुआ रेशा कहते हैं, कता हुआ रेशम भी कहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्राकृतिक रूप से ये कैसा प्राप्त होता है? जैसे अगर कोकून मतलब फट के कीड़े निकल गए तो वो रेशा भी टूट गया, तो वैसे रेशे क्या होंगे? उनकी क्वालिटी खराब होगी और वो स्टेपल के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो फिलामेंट रेशम का रेशा कैसा होता है? तो फिलामेंट रेशा होता है। ठीक है, अविरल लंबाई इसकी होती है। नंबर चौथा है धागे को लपेटना, रीलिंग ऑफ फिलामेंट। कोकून से छोर प्राप्त कर लेने के पश्चात धागे को लपेटा जाता है। रेशम का एक अकेला धागा अत्यंत बारीक एवं कोमल होता है, इसलिए 3 से 8 कोकूनों के धागे को एक साथ छोर निकालकर रील पर चढ़ाए जाते हैं। कितने धागों को? 3 से 8 कोकूनों को। कितने कोकूनों को? 3 से 8 कोकूनों को कोकूनों के धागे को एक साथ निकालकर छोर पर चढ़ाए जाते हैं। धागे लपेटना का कार्य निपुण एवं कुशल ऑपरेटरों द्वारा किया जाता है। जैसे ही एक कोकून का धागा समाप्त होता है वह या टूटता है, निपुण ऑपरेटर उसी वक्त अति शीघ्रता से दूसरे कोकून का धागा जोड़ देते हैं। प्रत्येक कोकून से लगभग 100 से 200 फीट तक अविरल धागा प्राप्त किया जाता है। कितना? 100 से 200 फीट तक का अविरल लंबाई का धागा प्राप्त किया जाता है। तदुपरांत प्राप्त धागों से लच्छियां बनाई जाती हैं। इन लच्छियों को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से हवा द्वारा सुखाया जाता है। सूख जाने के पश्चात वस्त्र निर्माण हेतु भेजा जाता है। ठीक है, आज मैं गांठें तैयार करना, धागे बनाने के बाद अभी बहुत सारी प्रोसेस बची है, तो मैं आज यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे। कल मैं सोचूंगी तो इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं यूथ में कपास, लिनन, जूट, रेशम और ऊन 5 चैप्टर के आपको पहले क्वेश्चन करा लूँगी। उसके बाद जो कृत्रिम रेशे या मानवकृत रेशे हैं उस पर हाथ लगाऊंगी, मतलब रेयान, फिर उसके बाद पॉलिस्टर रेशे, एक्रिलिक, ये सब जो रेशे हैं उनको एक एक करके आपको बताऊंगी। फिर आपका एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का आप कह सकते हैं आपका जो सबसे बड़ा यूनिट है जो डिपेंड है टेक्सटाइल जिस पे, वो क्या होगा? आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए रेशम बता रही हूँ, उसके बाद आपका रेयान बचेगा। रेयान के बाद कुछ सुनम में रेशे हैं, ठीक है, कुछ अन्य रेशे हैं। तो ये सबसे लॉन्ग चैप्टर, इसको एक में कर दिया, लेकिन अगर चैप्टर वाइज देखें तो ये भी एक एक चैप्टर है। तो ये जो सबसे लॉन्ग पार्ट आपका टेक्सटाइल का होगा वो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। और मेन जो टेक्सटाइल का एक बेस कह सकते हैं, आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको ये पता हो जाएगा कपास कैसा रेशा है। पहले तो मैंने टर्मोलॉजी बताई, फिर रेशों का वर्गीकरण बताया, फिर प्रत्येक एक एक रेशों के बारे में बताया, परीक्षण नहीं बताई हूँ। और जब मैं सारा खत्म कर लूँगी रेशा तो लास्ट में आपको परीक्षण चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी और आपके दिमाग
पे आपका दिमाग शांत हो सके, ये सोच सकता है कि मैंने टेक्सटाइल की जो जड़ होती है या बैकबोन जो है मैंने उसको ख़त्म कर लिया है, सभी रेशे के बारे में जान ली हूँ। उसके बाद परिसज्जा मैं बताऊँगी, उसके बाद धुलाई, फिर क्या है छोटे छोटे चैप्टर, मतलब जो यूनिट है 4 लेसन 5 लेसन 4 लेसन 5 लेसन ऐसे करके 2-3 ऐसे कर करके हैं, सबसे बड़ा यूनिट जो होगा आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, जो फर्स्ट टाइम देखते हो आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, आप लोग भी शेयर कर दिया करिए। या आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग मेरी वीडियो इस टाइम शेयर नहीं कर रहे और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, ठीक है, लाइक भी नहीं करते, क्या कहना पड़ता है करने के लिए। तो देखिए मुझे नहीं कहना पड़ता आप लोग को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग भी मत तो ये चीज़ सोचा करिए, अपने मन से कर दिया करिए। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।